कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मां और बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप की एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब पहले हमारे पास फ़ोन पहुंचता है और फिर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर होने लगती है जैसे कि कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना हो गई है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा थी आखिरकार करें तो करें क्या। उसके बाद माँ बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद बोलते हैं कि हमें अपनी बेटी से मिलना है, हम मिलने के लिए आए हैं, आखिर क्या मामला है। तो जो भी डॉक्टर लोग वहाँ होते हैं, जो भी स्टाफ यहाँ मौजूद होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि थोड़ी देर आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो, उसके बाद बात करते हो। इसी तरह से इंतज़ार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था वो बस आना जाना और एक दूसरे के कानों में खुसुर खुसुर करते थे। वो क्या निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई एक व्यक्ति आता है उनके पास और बोलता है सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह का सेटलमेंट भाई? जैसे ही हाई कोर्ट ने ये बात याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो बीमार हैं उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इलाज होगा कैसे। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को इस बात को लेकर तल्ख होता है, गुस्सा भी आता है और परेशान भी होता है। और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए, मामले की जांच ठीक से नहीं कर पाए, तो इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन इस मामले को सौंपोगे, हो सकता है, हाईकोर्ट कहते हैं 7वें दिन अगर आप मामले को सौंपोगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो। इसलिए 5 दिन में अगर तुम कुछ नहीं कर पाते हो तो 5 दिन के बाद सीबीआई को मामला सौंप दिया जाएगा। सीबीआई को जाता है। इसके साथ एक और बात पकड़ी जाती है, ये जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, प्रिंसिपल ने ये एक नैतिक जिम्मेदारी ली। वो कहते हैं कि जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर हैं जिनके रेप के बाद उनकी हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। मैं एक पेरेंट होने के नाते अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। अभी प्रिंसिपल ने पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बना दिया। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया और तुरंत ही राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दे दी। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है वो 2 बात कहता है, इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा ये है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पे आप भेजते हैं या हम भेजें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ था, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज ये जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की है। 55/20 शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय 5 अगस्त 2024 को जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलेंट्री के रूप में काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को जो निकलता है, तो 8 अगस्त को वहाँ से वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, बैठक हो रही थी ये सलुआ में। सलुआ लगभग यहाँ से 140 किलोमीटर दूर कलकत्ता से पड़ता है, जहाँ पे इसका आवास होता है, जिसका अपना निजी मकान होता है, घर होता है। ये उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुँचता है आरजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहाँ जाता है दोपहर के टाइम, एक मरीज को लेके जाता है। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। रात 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे के आसपास का वक्त है।
ये उस मरीज को जिसको दोपहर में एडमिट कराया था, उस मरीज से मिलने के लिए जाता है। उसका एक्सरे वगैरह ये जो भी होता है उसको कराता है, देखने के लिए जाता है उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। दरअसल उसको देख दाख के तब जबकि उसके परिवार के लोग मौजूद होते हैं, फिर यहाँ से वो वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद 1 बज जाता है और 1 बज जाता है। फिर ये एक मरीज से मिलता है, इस मरीज ने दूसरे मरीज से इसी बिल्डिंग में मिलने के लिए आता है, उसकी मदद करने के लिए आता है, उससे बातचीत करता है आज जिसका ऑपरेशन होने वाला था, और बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिक्रमा करने लगता है, घूमने लगता है। ये कहानी एक है जो संजय राय की चल रही है, बैठक में जो शामिल में होता है और हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, फिर दूसरे मरीज को दिखाता है और देखने आता है। इस तरह की एक कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है, दूसरी जो कहानी है, दरअसल ये आपको बताते चलिए, जो ये संजय राय है, ये पुलिस कल्याण बोर्ड का एक वॉलेंटियर है। दरअसल एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पे लिखा रहता है कलकत्ता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को ये नहीं मालूम होता था कि ये पुलिस वाला है, और पुलिस की तरह चलना, उसकी तरह बात करना, टी शर्ट पहनना, और ये बॉक्सर होता है और इसकी फिटनेस वगैरह भी काफ़ी सही होती है। तो बड़ी संख्या में लोग और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ इसका बैठना उठना रहता था, तो बड़े बड़े लोग, इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी थी, लोग समझते थे पुलिस वाला ही होगा। और ये किसी भी हिस्से में ये जा भी सकता था और आ भी सकता था, किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होती थी इसको। एक कहानी जो संजय की राय की जो चल जाती है, दूसरी कहानी जो है 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंडरी की स्टूडेंट होती है, इसी आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर। अब ये इनका रोज का नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद फिर रात को 11 बजे अपने मम्मी पापा से बात करती हैं, जैसे रोज़मर्रा की तरह घर वालों की एक फिक्र होती है कि हमारी बेटी बाहर है, कैसी नहीं है, लोग हालचाल लेते हैं। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं थोड़ा सा राउंड अप ले लूँ और जाकर मरीजों को देख लूँ, और मरीज को देखने के बाद फिर आराम से आपसे बात करते हैं। कब 2 बज जाते हैं। फिर अपने 2 जूनियर के साथ वो बैठ के खाना खाती है। खाना खाने के बाद फिर वो बोलती है कि मैं थोड़ी सी टायर्ड फील कर रही हूँ, थोड़ी आराम कर लेती हूँ। इसी बिल्डिंग के अंदर ऊपर 4थी मंजिल पे जो है कि सेमिनार हॉल में वहाँ पे आराम करने लगती हूँ। अब ये जाकर जब वहाँ पे आराम करती हैं तो लगभग 2 से 3 बजे के बीच का ये वाक़या है, जब ये जाती हैं, जब ये आराम करने लगती हैं। उधर जो ये संजय राय होता है, तो रात की 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है, और वहाँ जाने के कुछ देर तक इधर उधर घूमता है। फिर कुछ देर घूमने के बाद जो सेमिनार हॉल है, उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरा जो होता है उसमें कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास ये अंदर रहता है, और उसके बाद लगभग 4:37 के आसपास 8 और 9 अगस्त के 24 रात को जो सुबह हो जाती है, 4:37 के आसपास ये यहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो जाते हैं। अब तक यहाँ तक सबको एकदम बिल्कुल शांति का माहौल था, किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं, एक कर्मचारी उस सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक लाश वहाँ पड़ी रहती है जो खून से बुरी तरह से लथपथ होती है। जैसे उसने लाश को देखा, वो चीखने और चिल्लाने लगा, और चीखते चिल्लाते हुए सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीखों को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वो देखते हैं, और उनकी भी आंखें जो है कि आंखें खुली की खुली रह जाती है। शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम जो होती है वो भी पहुंच जाती है, जो अधिकारी होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं, देखते हैं, और इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत को इमेज खराब ना हो
कॉलेज की, इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही होगी। इसीलिए जो शायद जो लेडी डॉक्टर के माता पिता थे उनके पास जो सूचना पहुंची थी, पहले बताया गया कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी ज़िंदगी को खुद खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है, और तीसरी बार उसको बताया गया कि आप एक काम करिए कि हॉस्पिटल आ जाइए, और 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। जब वो अपनी बेटी को पहली बार देखा था तब अर्धनग्न स्थिति में, नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखकर किसी की भी आंखें सिहर जाएगा और वो परेशान हो जाएगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जब माँ बाप पहले ही से डरे सहमे थे, रो तो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उनको रहा नहीं जाता, फिर वो रोने लगते हैं। फिर पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है लाश को। फिर पोस्टमार्टम जो होता है, रिपोर्ट आता है, उससे पता लगता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहे हैं, मुंह से भी खून बह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, आखिर किसने किया, कैसे किया, क्या किया, जो चेहरे हैं, नाखून में भी ये चारों तरफ चोट के निशान मिलते हैं, पैर में भी, गर्दन में भी, और उनके जो चश्मे होते हैं उसके शीशे भी आंखों में चले गए थे। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ पे चोट नहीं लगी थी। आखिरकार किसने किया, क्यों किया, ये पुलिस के लिए एक गंभीर सवाल उठने लगा, और पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को दबाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि माँ बाप को मजबूरन याचिका दायर किया गया और कोर्ट को उसमें मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले को पुलिस जांच पड़ताल करती है, और ये मामला देखते ही देखते सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बिटोरने लगते हैं। चाहे टीवी हो, अखबार हो, हर जगह ये बवाल होने लगता है, और ये हर जगह पूरी धीरे धीरे फैल जाती है। इस लेडी डॉक्टर के साथ इतनी जो है कि इतनी भयानक घटना की गई है कि निर्भया 2 का रूप ले लेती है। और पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशने की जब कोशिश करती है तो इनके सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ मिलता है, और उसके बाद चारों तरफ चेक करने लगा कि इसके आसपास जो भी थे सबको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद सबको पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है, जिसके ब्लूटूथ से मैच कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो संजय राय ने कपड़े पहने हुए थे वो फाइनली उसने कपड़े बदल चुका था, और यहाँ से वो सीधा पहुँचता है पुलिस के बैरक में, जाके वहाँ पे रेस्ट करता है, आराम करता है, सो जाता है। फिर बताया जाता है कि वो रोज़ का शराब का आदी होता है, और उस दिन भी वो शराब पिया हुआ था। वो जाके वहाँ आराम करता है, उसकी आँख खुल जाती है और होश आता है कि तूने तो बहुत बड़ा कांड किया जाए, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाना शुरू कर दिया। तो पुलिस ने जब उसे बुलाया था तब वो अपना जूते साफ नहीं कर पाया था, और जूते पे उसके जो महिला डॉक्टर के ब्लड लगा हुआ था। अब जब आशंका व्यक्त की जा रही है कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी ये इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है, जैसे कि प्राइवेट पार्ट से तो जो पोर्न साइट होती है उसको देखने की उसकी आदत थी, उसकी मोबाइल में भी अलग अलग वक्त में देखा गया है, ये सब पता लगाया गया। और पोर्न साइट में भी ये ऐसी चीज़ें देखा करता था जिसमें बेहद दर्दनाक तरीके से कोई महिला से दर्दनाक कृत्य करता हो। ठीक उसने उसी तरह से दर्दनाक और इस तरह का कृत्य उस लेडी डॉक्टर के किया था। जिस तरह से लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था, उसकी आंखों से, उसकी मुंह से जो खून आ रहा था। जब इस महिला ने विरोध करने की कोशिश की, उसका जो चेहरा था उसको दीवार में उसने दबा दिया था, जिसकी वजह से चश्मा पहना था, और चश्मे टूट के उसकी आंखों में उसके शीशे जो है कि चले जाते हैं, और उससे भी ब्लड आता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है, जिसकी वजह से उनका पूरा ब्लड बहने लगता है। और ऐसी स्थिति में
लेडी डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए तमाम कोशिश की, छटपटाई, ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके। लेकिन जो बॉक्सर होता है संजय राय, वो उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू, उसको बहुत तरीके से मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके यही कारण था कि उसके चेहरे, उसके नाखून में भी चोट लगती है, उसके पेट में चोट लग, उसके लेफ्ट पैर में चोट लगती है, गर्दन जो होता है उसमें भी चोट लगती है। लगातार गर्दन के दबाने से उसकी जो हड्डी होती है वो भी टूट गई होती है, और राइट पैर में भी चोट लगती है, होठ में भी चोट लगती है। क्योंकि यह एक रिपोर्ट ये भी चल रहे हैं कि मौत, डॉक्टर की मौत हो जाती है, मौत होने के बाद भी उसके साथ फिर से बलात्कार किया, क्योंकि विरोध करने की स्थिति में वो नहीं थी। जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, जब वो संतुष्ट कर लेता है अपने आप को, तो फिर यहाँ से चला जाता है। शायद उसने ये सोचा होगा कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी कानों से निकला हुआ वो ब्लूटूथ, साथ में उसके जूते में जो लगा था वो ब्लड लेडी डॉक्टर के, वो वहाँ पे पुलिस को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि उसने 4 शादियाँ की हुई है। पहली शादी के छोड़कर चली जाती है, दूसरी शादी कर छोड़कर चली जाती है, तीसरी शादी में भी छोड़कर बीवी चली जाती है। एक बीवी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और उनकी माँ से पता चलता है संजय राय के कैंसर की वजह से। और जिस तरह से ये पोर्न साइट देखा करता था, गंदी फिल्म देखा करता था, अपनी बीवियों के साथ भी ऐसा हरकत करता था, ऐसा कॉलोनी में पता लगाने पे पता लगा। और आसपास लोगों से हम लोग जानने की पूरा कोशिश किए, तो लोग बताते हैं कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आती थी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था, अमानवीय हरकतें करता था। ये अपनी माँ के साथ रहता था, और इसकी बहनों से भी इसकी नहीं बनती थी, और ये अपने घर में ऐसे रहता था जैसे कि ये किसी पुलिस में हो, और ऐसी हरकतें करता था। हालांकि ये मानदेय के रूप में था, इसको 12,000 रुपये मिलते थे, और इसका जो है कि हॉस्पिटल में आना जाना इसका रहता था। ये एक्चुअली बाहर और घर में ऐसे रहता था जैसे ये पुलिस वाला हो। हालांकि ये मानदेय के रूप में काम करता था, और 12,000 रुपये इसको मिलते थे, और ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता था। और ये हॉस्पिटल में आना जाना इसका रहता था। ये भी जानकारी मिला कि हॉस्पिटल में ये मरीजों को इस तरह से भर्ती कराया करता था जैसे कि उनको पैसे उससे मिलता था उसको, और मरीजों को जो है कि भीड़ होने के कारण आसानी से भर्ती नहीं हो सकता था। तो इसकी पावर वहाँ रहती थी, पकड़ रहती थी, इसकी बातचीत थी, और वहाँ सुविधा होने की वजह से हर कोई चाहता था कि यहाँ पे इलाज अच्छा हो सके। तो ये ऐसी स्थिति में ये दलाल का एक काम करता था, ये पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह से ये शुरुआत में पुलिस की भूमिका इसमें जो रहती है पुलिस के साथ, इसमें बड़े अधिकारियों का भी इसका संपर्क रहता है। जैसे इसकी हरकतें रहती है, और जैसा घर वालों से बोला जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए, जो पुलिस की जो कार्यप्रणाली थी, जो सरकार की जो नीयत थी कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर किया। मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, और हाईकोर्ट में इसको मामले को बहुत गंभीरता से लेता है, और वो बोलते हैं कि इसको 7 दिन नहीं बल्कि 5 दिन में ही आप पता करके बताइए, वरना ये सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पता नहीं इस सबूत को जो है कि मिटाने की कोशिश किया जाए या क्या किया जाए, इसलिए हाईकोर्ट इनको फटकार लगाते हैं। तो इसलिए इस स्थिति में जो है कि पूरे देश को किस पे भरोसा करना चाहिए, सीबीआई पे, हाईकोर्ट पे। अगर हम बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई ने बहुत सारे मामलों की जांच पड़ताल की है। अगर हम देखें तो एक फिल्म के हीरो रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मामलों की जांच करें तो आज तक उनकी मामला जो है कि लटका हुआ है। आज तक बहुत सारे ऐसे मामला है जो सीबीआई को दी जाती है, बहुत भरोसा किया जाता है, बहुत मोटे तौर पे पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन किसी भी मामले का इतनी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं पुलिस इस मामले की सही से जांच करके और सही पता लगा पाती है, सीबीआई इसको सही से कर पाती है नहीं, या ठंडे बस्ते में ये भी मामला पड़ जाएगा। इसका भविष्य क्या होगा, या पुलिस पे भरोसा करे कि सीबीआई पे भरोसा करे, समझ में नहीं आता है। या इस समझ में नहीं, मतलब महिलाएं न घर में सुरक्षित हैं,
न बाहर काम करने जाती है वहाँ सुरक्षित है, जहाँ देखो वहाँ उनके ऊपर गिद्धों की तरह लोगों की नज़रें बनी हुई है। और ऐसे माहौल से ये औरतें जो हैं ये कैसे बचेंगी, उनको काम करने से भी डर लगता है। ये जहाँ भी जाती हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। कहना चाहते हैं दोस्तों, किसी को इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस ये सचेत करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप जो है कि अपने आप को ध्यान दीजिए, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसी संगति है आपकी। और इस वीडियो को बताने का मतलब कि किसी को दुख पहुंचाना या किसी को ये करना नहीं है, आपको सचेत करना है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने देखिए, हमें जो ज़िंदगी देते हैं पहला भगवान होते हैं, और भगवान के बाद डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अगर भगवान ही हमारे सेफ नहीं है, अगर जो हमारे बचाने वाले प्राणदाता ही अगर नहीं सेफ है, तो फिर हम कहाँ से सेफ होंगे, फिर हमें कौन बचाएगा। इसलिए हमें भी इनके साथ मिलके, कदम से कदम मिलके इनके साथ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो भी लोग हैं इस चीज़ को कहाँ तक देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हमारे जितने भी लोग हैं, अभी देश का माहौल आप देख ही रहे हैं किस तरह से बिगड़ चुका है। इस पर सरकार जो है कि क्या क्या टिप्पणियाँ दे रही हैं, क्या नहीं दे रही है, आपको दिख ही रहा है। तमाम टीवी चैनलों में, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको पता लग ही रहा है। और जहाँ तक इन तथ्यों को हमने निकाला, जहाँ तक हमने देखा, उसको आपके पास बताने की हमने कोशिश किया, बताया पूरा। और ये इस घटना का यही था कि आप लोग सचेत रहें, और इसको बताने का यही मेरा था कि अगर जो हमें बचा रहा है उसको अगर हम सही नहीं रख सकते, उसकी अगर सेफ वो फील नहीं कर रहा है, तो फिर हम कहाँ से करेंगे। और ये आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के बहन बेटियों के साथ हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप सचेत रहें। आप घटनाओं से जो है कि कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, इसलिए आप अपने आसपास या कहीं भी कैसी भी गतिविधि कुछ भी देखें तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। और आप एक मानव होने के कारण जो है कि कम से कम जानवरों जैसी हरकतें न करें, अपने अंदर इतनी हैवानियत ना लाएं। आप जो है कि ऐसा अपने आप को बनाएं कि आपके पास आपकी बहन जैसी जो फील करती है आपके साथ, वैसे ही इस देश की सारी लड़कियां, सारी औरतें आपके साथ, आपके पास से गुजरें, तो अपने आप को सेफ फील करें। आप अपने आप को ऐसा बना के रखें। हमारे कहने का यही तात्पर्य था। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।